जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग ना हो। तो 1 लाख स्कूल बंद हो गए, यानी कि 25 सरकारी स्कूल रोज बंद हो रहा है। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को नीट की वजह से ही नहीं देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान और प्राइम मिनिस्टर को इसलिए भी रिजाइन करना चाहिए कि आपकी एक नीति आई और उसने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। कभी डिमोनेटाइजेशन की वजह से, कभी आपके कोविड की वजह से रोजगार बंद होते रहे। अगर घरों में एक ही बच्चे को पढ़ाने का मौका है तो कौन सा बच्चा पढ़ेगा, बेटा या बेटी? 1 लाख स्कूल बंद हो गए, यानी कि 25 सरकारी स्कूल रोज बंद हो रहा है। और खुद नीति आयोग और जहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट है वो तो टूट चुके हैं, वो मोदी सरकार के ही हैं, उनको भी कहना पड़ रहा है 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने पढ़ाई को छोड़ दिया है पिछले 10 साल में। आप इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को नीट की वजह से ही नहीं देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान और प्राइम मिनिस्टर को इसलिए भी रिजाइन करना चाहिए कि आपकी एक नीति आई और उसने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। ये आपका आंकलन क्यों नहीं था कि अगर हमने स्कूल का मर्जर किया, बंद किया तो 2 करोड़ बच्चे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब देश आजाद हुआ था किसी के पास खाने पीने के रुपए नहीं था। आज भी वो स्थिति बनने वाली है, हो गई है। एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म है। महिला शिक्षा तभी हुई जब मुफ्त हो पाई। अगर महिला शिक्षा के लिए मुफ्त स्कूल नहीं होते तो मेरी माँ ने पढ़ाई नहीं की होती, वो नहीं पढ़ी होती तो मैं नहीं पढ़ी होती, मैं आपके सामने यहाँ खड़ी नहीं होती। ये एक सरकारी साइंटिफिक नेचर था उस पॉलिसी का कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। और आज हम क्या कर रहे हैं? अब देखिए देश कैसा है, सुपरस्टिशन। आप देख रहे हैं कि जितना दिक्कत होता है उतना ही शनिवार को काला कुत्ता ढूंढना शुरू करते हैं। 1 अंगूठी, 2 अंगूठी, 10 अंगूठी। अंगूठी से बदलना नहीं है, बदलना तो पॉलिसी से है। इस सुपरस्टिशन भरे देश में ये माना गया कि अगर महिला को शिक्षित किया तो बच्चों का पोषण अच्छा होगा। सिर्फ औरत की पढ़ाई का मतलब सिर्फ औरत की पढ़ाई और औरत के रुपए कमाने से नहीं था, ये भी था कि वो किस तरीके से अपने परिवार को पालेगी, पोसेगी। आप मुझे यहाँ पे दिल रखकर दिल पे हाथ रख के बताइए कि ये जो 2 करोड़ लोग बाहर हो गए उसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की होगी या नहीं? सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होगी या नहीं? आप जोर से बोलिए। तो ये कितना बड़ा नुकसान है आने वाले समय में। देश का जो ग्राफ है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, या जो पढ़ाई लिखाई की स्थिति है, वो कितनी बड़ी एक तरीके से उसको धक्का पहुंचा है। और कौन सी चीजें एनईपी की जिसने हमें धक्का मारा है? एक्सट्रीम कमर्शियलाइजेशन। हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यहाँ बहुत सारे टीचर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से खड़े हैं, जेएनयू से खड़े हैं। फीस इतनी कम थी, 500 रुपया पर साल का देते थे पीएचडी डिग्री में। आज वो 50,000 है। आज वो 50,000 है। जब से मोदी गवर्नमेंट आया है कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं हुआ है जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग ना हो। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ने के 13 लाख रुपए चाहिए तो आप सोचिए कि प्राइवेट आपका खून कितना पीने वाला है। अब जब लोगों के पास नौकरियां ही नहीं और एक थप्पड़ नहीं मारा है, क्या है ना, आप सबको मजदूर बनाना है। हम हैं मजदूर। मैं मजदूर का ये बात नहीं कह रही हूँ, मजदूर तो देश बनाता है, पर जब हमारे श्रम को सस्ते दामों में खरीदना है और हमें लाचार बनाना है तो ये बहुत जरूरी है कि बीच की लेयर सब खत्म ही हो जाए, बीच की लेयर सब खत्म ही हो जाए। और ये उसका षड्यंत्र चल रहा है। कमर्शियलाइजेशन में आपके सिर्फ वही लोग शिक्षा खरीद पाएंगे जो कि जिनके पास पैसा है। और आज जब बार बार कभी डिमोनेटाइजेशन की वजह से, कभी आपके कोविड की वजह से रोजगार बंद होते रहे। अगर घरों में एक ही बच्चे को पढ़ाने का मौका है तो कौन सा बच्चा पढ़ेगा, बेटा या बेटी? बेटा या बेटी? ये सबको पता है। इस इम्प्लीकेशन सबको पता है कि अगर घर में, क्योंकि बेटी को तो आप शादी कर देंगे, तो इसका मतलब जो हमने वुमेन एम्पावरमेंट के रास्ते ढूंढे थे, लड़कियों के पढ़ाई लिखाई, उनकी जॉब के लिए, वो सारे जर्जर हो रहे हैं एनईपी के बाद, इस मोदी सरकार के बाद। और क्या तरीका निकाला? तरीका ये निकाला कि ऑनलाइन शिक्षा का प्रपोर्शन बढ़ा दिया जाए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हम
क्लासरूम बनाते हैं। साथियों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सब टीचर एक जैसे होते हैं।